इन लक्ष्यों के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। ठीक है, अब इनके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए थे वो लिख लेंगे। द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दीज टारगेट्स आर एज फॉलोज। पहला लिखना इसमें, वनों सहित प्राकृतिक संसाधनों के अवनयन की दर को 2020 तक आधा करना। 2020 तक आधा करना। ठीक है, मतलब इसका ये है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधनों में वन भी आ जाएंगे, उनका जो भी डिग्रेडेशन हो रहा है उसे घटा के हाफ करेंगे 2020 तक। और उसके बाद आने वाले समय में 2030 तक या 40 तक जो भी निर्धारित किया जाए देशों के द्वारा, इसे घटा के शून्य कर देंगे। तो लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए पहले, रिड्यूसिंग द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज and forest to up to half या 50%, तथा शीघ्र ही इनके अवनयन की दर को घटाकर शून्य तक लाना। and very soon they must be reduced up to 0% या 0 लेवल। ठीक है, एक तो ये इसका लक्ष्य है। दूसरा लिखना नेक्स्ट में, कुल स्थलीय क्षेत्र का या कुल स्थल मंडल का 17% क्षेत्र संरक्षित किया जाना चाहिए। अराउंड 17% of total lithosphere must be protected, जबकि 17%, ठीक है, जबकि जलीय क्षेत्र का 10% संरक्षित किया जाना चाहिए। जबकि जलीय क्षेत्र का 10% संरक्षित किया जाना चाहिए, while 10% of marine resources या हाइड्रोस्फीयर लिखिए, 10% of hydrosphere must be protected। ठीक है, एक तो दूसरा ये इसमें रहा। और नेक्स्ट लिखना, समाप्त हुई जैव विविधता के 15% का पुनरुद्धार करना। 15% का पुनरुद्धार करना। rejuvenate the 15% of biodiversity
अप टू 2020, अप टू 2020, 2020 तक करना है। हिंदी वाले 2020 लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, अगर उन्होंने 2020 नहीं लिखा है तो। और अंतिम पॉइंट लिखना, देखो प्रवाल भित्तियां सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मरीन इकोसिस्टम में, कोरल रीफ्स। इस समय ग्लोबल वार्मिंग का एक नकारात्मक प्रभाव है कोरल रीफ्स के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर समुद्री जल गर्म होगा ज्यादा तो कोरल रीफ्स, कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं बढ़ने लगती हैं और ऐसे में परेशानी बढ़ेगी, कोरल मरने लगते हैं। प्रवाल भित्तियों पर तेजी से दबाव बढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग के चलते। तो प्रवाल भित्तियों पर दबाव को कम करना, यानी ग्लोबल वार्मिंग को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे रोका जाए। तो लिखेंगे प्रवाल भित्तियों पर प्रदूषण एवं वैश्विक तापन के कारण, प्रदूषण एवं वैश्विक तापन के कारण, वैश्विक तापन के कारण पड़ने वाले प्रभावों को कम करना, पड़ने वाले प्रभावों को कम करना। टू मिटिगेट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, टू मिटिगेट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कर दीजिए। and pollution on coral reefs, on coral reefs। ठीक है, रूबी जी आपका माइक ऑन है। हाँ, हिंदी वाला रिपीट कर दीजिए एक बार। अगर आपको सवाल पूछना हो या कोई बात कहनी हो तो पहले हैंड रेज करिए। देखो इसमें हैंड रेज का एक ऑप्शन आ रहा है, अगर आप सर वो बीच में रिपीट पूछेंगे करने के ऐसे। लिए बोल रहे हैं हिंदी में। अरे मुझे पता है आप क्यों बोल रहे हो काजल, मुझे पता है वो क्या कह रही हैं। देखो रूबी जी या कोई भी, जिस किसी को भी दोबारा पूछना है या कोई भी करना है वो अपना पहले हैंड रेज करेगा, फिर उसके बाद मैं पूछूंगा, फिर वो आप मुझसे पूछेंगे। अगर बीच में आप बोलेंगे ना तो फिर मैं भी गड़बड़ा जाऊंगा, क्योंकि मुझे आपकी आवाज आती रहेगी तो फिर वो चीज डिस्टर्ब होगी। एक प्रॉपर प्रोसीजर है, और वो प्रॉपर प्रोसीजर ये है कि मान लीजिए किसी का छूट गया है या कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो जब पहले सबसे पहले हैंड रेज करिए, मुझे समझ में आ जाएगा किसने हैंड रेज करा है, मुझे पता चल जाएगा, मैं उन्हीं से पूछ लूंगा। दैट्स इट। ठीक है, हाँ अब बताइए क्या रिपीट करना है। सर जो लाइन हिंदी में दिखाई है। हिंदी में क्या लिखा है मैंने, बोलो जरा कोई। काजल आप बोल दीजिए केवल, हिंदी में लिखती हैं आप, बोलिए क्या लिखाया था हिंदी में मैंने। सर प्रवाल भित्तियों पर प्रदूषण एवं वैश्विक तापन के कारण पड़ने वाले प्रभावों को कम करना। हाँ क्लियर हो गया रूबी जी? जी सर। ठीक है, हाँ अंशिका जी बताइए। सर आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट कब डिस्कस करेंगे? अरे ये इसे थोड़ा खत्म कर ले, करेंगे उसे भी, इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों करेंगे। ठीक है, और मैं पहले उसको डिक्लेयर कर दूंगा क्लास में। जैसे अभी जब टाइम टेबल शेड्यूल जारी होगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएं मैं उसे तब डिस्कस करूँ। तो ऑफलाइन में थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा, ऑनलाइन में उतना क्लैरिटी नहीं आ पाती। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो एक दिन रख लेंगे निश्चित, और हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में उसे डिस्कस कर लेंगे। बजट से इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे होता है। ओके सर। ठीक है, हाँ जी। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे को सबसे पहले देख लेंगे, और मेरे हिसाब से वो ज्यादा ठीक रहेगा। फिर उसके बाद कुछ चीजें बजट की
देखो एक्चुअली सर्वे में पूरा असेसमेंट होता है इकोनॉमी का, और न केवल इस साल के लिए बल्कि आने वाले साल के लिए भी असेसमेंट होती है। तो एक पूरा स्टेट ऑफ इकोनॉमी का पता चलता है सर्वे से, जबकि बजट में इस साल के लिए प्रावधान वगैरह हम लोगों को मिलेंगे। तो ऑब्वियसली सर्वे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारा सर्वे नहीं। तो सर्वे का बहुत कम पार्ट हम लोगों को चाहिए होता है, जिसको हम लोग देखेंगे, वो मैं आपको करा दूंगा। उसके लिए ऑफलाइन क्लासेस हम लोग करेंगे, ठीक है? ओके सर। जी, चलिए इसको, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ डेज हैं, इंपॉर्टेंट डेज, एनवायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो आप उन डेज को लिख लीजिए जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये एक विशेष नोट है, तो आप एक नोट बनाइए और उसमें लिखिए डैश करके महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिन या दिवस, इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल डेज। यहां से सवाल जरूर आ जाता है और पीसीएस में तो आता ही है सामान्य तौर पर। सबसे पहले लिखना है इसमें विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फेब। नेक्स्ट, वन्य जीव दिवस, वाइल्ड लाइफ डे, 3 मार्च को। गौरैया दिवस, गौरैया को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नाइटिंगेल, आई थिंक स्पैरो। सर स्पैरो, स्पैरो। स्पैरो, स्पैरो डे, वो तो कोयल को कहते हैं। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को। नेक्स्ट, विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, ठीक है, 21 मार्च। नेक्स्ट, विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस, वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे, 22 मार्च को। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, 23 मार्च को। नेक्स्ट, विश्व जल संसाधन दिवस, विश्व जल संसाधन दिवस, वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज डे, 10 अप्रैल को। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, 8 मई को। नेक्स्ट, विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, 22 मई को, 22 मई। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 5 जून को। नेक्स्ट, देखो ये कई बार आया है 5 जून। नेक्स्ट, विश्व महासागर दिवस,
वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को। ठीक है। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम हेतु दिवस, ऐसा लिखिए। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन मिटिगेशन डे, डेजर्टिफिकेशन मिटिगेशन डे 17 जून को। नेक्स्ट, वन महोत्सव, वन महोत्सव, इसको वन महोत्सव ही लिखेंगे अंग्रेजी में भी, क्योंकि यही इसका नाम है, थीम है ये। जुलाई का प्रथम सप्ताह वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो लिखेंगे प्रथम सप्ताह, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई का प्रथम सप्ताह। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। नेक्स्ट, विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे, वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई। इसी दिन सेंसस होती है। सेंसस की, टाइगर सेंसस वगैरह की जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित होती है इसी दिन। तो जो भी रिपोर्ट अभी तक आई हैं, जैसे 2019 में आई थी, 2021 में आई थी, वो इसी समय प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे, इंपॉर्टेंट है बहुत, 16 सितंबर को। ठीक है, ये क्योटो प्रोटोकॉल के चलते मनाया जाता है। 16 सितंबर को साइन हुई थी, इनफोर्स हो गई थी। नेक्स्ट लिखना, वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह, वाइल्ड लाइफ वीक 2 से 8 अक्टूबर, 2 to 8 अक्टूबर। नेक्स्ट, विश्व पर्यावास दिवस या विश्व आवास दिवस, वैश्विक हैबिटेट डे, ग्लोबल हैबिटेट डे या वर्ल्ड हैबिटेट डे, वैश्विक आवास दिवस। देखो, अक्टूबर माह में जो भी सोमवार होगा उस दिन मनाएंगे, तो लिख लो अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार, अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार। नेक्स्ट, नेशनल डॉल्फिन डे, नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट, विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ग्लोबल एनवायरमेंट कंजर्वेशन डे। देखो, पर्यावरण दिवस और पर्यावरण संरक्षण दिवस दोनों अलग अलग हैं, एक ही में मत कर देना दोनों को। 26 नवंबर, विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस।
ग्लोबल पैडेफिक डे, पैडेफिक मृदीय 5 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। अच्छा, इसमें एक नोट करके लिखिए। देखो, मार्च महीने का अंतिम शनिवार, जहां तक मुझे याद आ रहा, वो अंतिम शनिवार है, शुक्रवार है, अर्थ आवर जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैं याद कर पा रहा हूं, अंतिम शुक्रवार है। तो आप इसमें नोट करके लिखो, अर्थ आवर। इसे अर्थ आवर ही लिखना है। मार्च महीने का अंतिम शुक्रवार, द फ्राइडे ऑफ या लास्ट फ्राइडे ऑफ मार्च। जी अंशिका जी। सर सैटरडे। सैटरडे है जी। तो लिख लो लास्ट सैटरडे, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। हमेशा मार्च का लास्ट सैटरडे अर्थ आवर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 8 बजे से लेके 9 बजे तक सभी लोग अपनी लाइटें बंद कर देते हैं 1 घंटे के लिए, जिससे ऊर्जा का संरक्षण किया जा सके। और चूंकि ऊर्जा पृथ्वी पर जो वेरियस रिसोर्सेज हैं या कार्बनिक रिसोर्सेज हैं, उन्हीं से उत्पादन होता है उसका, और कार्बनिक रिसोर्सेज प्रदूषण करते हैं। तो ये इस बात का परिचायक है कि हम लोग ऊर्जा का इस तरीके से यूज करेंगे कि वो ऑप्टिमम लेवल पर हो, यानी जितनी जरूरत है केवल उतना ही, क्योंकि वो पर्यावरण का अवनयन करती है, डिग्रेडेशन करती है। ठीक है, ये हमारे डेज वगैरह कंप्लीट हो गए। मेरे हिसाब से इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाना चाहिए, 1 से 2 पीसीएस में। आईएएस में नहीं आता है, लेकिन पीसीएस में जनरली आ जाता है। ठीक है, अब इसमें आप नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग डालिए। किसी को कोई पूछना है, क्वेरी वगैरह है तो आप पूछ लीजिए। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या पॉल्यूशन। हाँ जी सर एक बार ग्लोबल पैडेफिक डे एक बार रिपीट कर दीजिए। ग्लोबल पैडेफिक डे, वैश्विक मृदीय दिवस। सर पैडेफिक का मीनिंग क्या वैश्विक होता है? मृदीय, मृदा, मिट्टी। देखो, मृदा का अध्ययन यानी सॉइल का जो अध्ययन होता है, वो सॉइल का स्टडी हम लोग पैडाफोलॉजी कहते हैं या पेडोलॉजी कहते हैं उसे। मृदा का मतलब होता है उससे। ठीक है जी सचिन जी। सर 2 क्या है ये? 2 से 8 8 2 से 8 अक्टूबर। 2 से 8 जी, अक्टूबर है। क्या हाँ है हाँ सर? करेक्ट। ये सप्ताह है वन्य जीव सप्ताह, वाइल्ड लाइफ वीक ओके सर। इसको कहते हैं। ठीक है, ओके सर। वन्य जीव सप्ताह है। इसमें वन्य जीवों को बेसिकली, देखो ये वो टाइम है जिसमें सेंसस वगैरह वन्य जीवों की जाती है, क्योंकि इस समय में जो मेटिंग पीरियड है वो खत्म हो जाता है और नेक्स्ट लेवल पे जो सर्वे वगैरह है वनों में होने वाले, वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, हाँ अमीशा जी। सर वो पैडाफिक है या फिर एडाफिक है? एडेफिक ठीक है। होना चाहिए, पेडेफिक होना चाहिए। सर एडाफिक होना चाहिए। तो एडेफिक लिख लो, फिर वो एडेफिक होगा।
वर्ल्ड एडेफिक डे, मुझे पैडेफिक याद आ रही है, मृदीय है, मृदा से संबंधित है, शायद एडेफिक ही है, एडेफिक है। हाँ नगमा जी, आप बताइए क्या क्वेरी है। हाँ जी, आप क्वेरी बताइए, क्या क्वेरी है। मेरी आवाज आ रही है नगमा? आपका हैंड रेज है जी। सर टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बाघ दिवस बता दीजिए भाई, कब किया जाता है, कोई बोल दीजिए हिंदी में। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, 29 जुलाई। हाँ जी, 29 जुलाई को, करेक्ट। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए अब हम आगे चलते हैं, पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन या पॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा ये बताओ प्रदूषण किसे कहते हैं। अब नगमा जी अपना हैंड, हाँ हाँ ठीक है। प्रदूषण किसे कहते हैं ये बताओ। सर जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करें, जो पॉल्यूटेंट्स, उनको बोल सकते हैं पॉल्यूशन। उनको पॉल्यूटेंट बोलेंगे। जो एनवायरमेंट को हार्म करेंगे उनको हम लोग प्रदूषक बोलेंगे, पॉल्यूटेंट बोलेंगे। प्रदूषण किसे कहते हैं। सर जो नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म करे उसको पोल्यूशन, मतलब वो भी पॉल्यूटेंट हुआ। पॉल्यूशन किसे मतलब कहते हैं। पॉल्यूटेंट जो अगर जो हम है सर वो ही जो प्रोसेस जो करने का वो जो भी डिग्रेड एक एक करके, एक एक करके, पहले हेडेज फिर एक एक करके, तभी काम चलेगा। हाँ अमीशा जी बताइए। सर पॉल्यूटेंट्स के थ्रू जो हार्म होता है सर उसको ही पॉल्यूशन कहते हैं। वो एनवायरमेंटल भी हो सकता है और भी हो सकता है ये कैसे पता चले कि वो पॉल्यूटेंट है। सर, क्योंकि वो पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। इसकी भी तो नहीं, इसकी तो कोई यही तो पॉल्यूशन क्या है फिर। देखो किसी ने लिखा था अभी, वो करेक्ट आंसर था। देखो गैसेस की या फिर जो भी नेचुरल सब्सटेंसेस हैं उनका एक फिजिकल और केमिकल रेशो है। जब भी वो किसी वजह से फिजिकल और केमिकल रेशो में इम्बैलेंस हो जाए किसी भी वजह से, इस इम्बैलेंस को हम लोग पॉल्यूशन कहेंगे। और जो सब्सटेंस ये इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं उन्हें हम लोग पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब क्लियर है। जैसे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के संगठन में, कंपोजिशन में अगर किसी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है तब उसे हम लोग पॉल्यूशन कहेंगे। जो गैसेस उस इम्बैलेंस को क्रिएट करने वाली होती हैं उसे हम लोग पॉल्यूटेंट कहेंगे। ऐसे ही मृदा में, सॉइल में अगर किसी वजह से कोई सब्सटेंस सॉइल का कंपोजिशन, केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन अगर चेंज करता है तब वो पॉल्यूटेंट कहलाएगा। और ये केमिकल और फिजिकल जो चेंज है इसको हम लोग पॉल्यूशन कहेंगे। तो अमन कौन है ये, अमन जी आपका वीडियो भी ऑन है, आप अपना वीडियो ऑफ करिए। अमन जी अपना वीडियो ऑफ करिए। चलिए, क्या मेरी बात समझ में आई सबको, फिर समझाऊं। यस सर। किसको नहीं आई है वो बताओ, फिर समझाऊंगा। हाँ जी अदिति जी आप बताइए, क्लियर सर है। एक बार और समझा दीजिए। एक बार और समझा दें। देखो वो सब्सटेंस, या ऐसा समझो कि वो प्रक्रिया या किसी प्रक्रिया के द्वारा यदि रासायनिक और भौतिक कंपोजिशन में, संगठक में या संगठन में
पर्यावरण के रासायनिक या भौतिक संगठन में अगर किसी वजह से कोई असंतुलन आता है, तब यह असंतुलन पॉल्यूशन कहलाता है। जिन कारकों की वजह से वो असंतुलन आया, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, उन कारकों को हम लोग पॉल्यूटेंट्स कहते हैं या प्रदूषक कहते हैं। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई हमारे फॉसिल फ्यूल को जलाने की वजह से, तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन बढ़ गया, तो अब जो है एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया वायुमंडल में, इसको हम लोग प्रदूषण कहेंगे। ये हुआ केमिकल। फिजिकल भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए वायु में किसी प्रकार की गंध है, दुर्गंध है, तो ये एक फिजिकल डिग्रेडेशन है, तो ये भी एक प्रकार का पॉल्यूशन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी क्रिया के द्वारा रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन हो जाए पर्यावरण में, तब यह पर्यावरण का प्रदूषण कहलाता है। और ऐसे सब्सटेंसेस को जो इस प्रकार का इम्बैलेंस या अवनयन करते हैं या असंतुलन बनाते हैं, उन्हें हम लोग पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। लिख लें इस परिभाषा को। यस सर। चलिए लिख लीजिए। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ यह होता है कि जब किसी मानवीय क्रिया से पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का कोई बदलाव उत्पन्न हो जाए, किसी प्रकार का कोई असंतुलन लिखिए, किसी प्रकार का कोई असंतुलन उत्पन्न हो जाए, तब यह असंतुलन पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरणीय प्रदूषण या अवनयन कहलाता है। When the composition of environment, natural composition लिखिए। When the natural composition of environment changes, natural composition of environment changes due to any human activity, it is known as environment degradation or environment pollution. Environment degradation और environment pollution। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए, जो प्रदूषण है, क्या ये केवल मानवीय क्रियाओं के द्वारा होता है या ये प्राकृतिक भी होता है, नेचुरल भी होता है? हाँ जी बताइए, भावना जी। सर प्राकृतिक भी होता है। कैसे? प्राकृतिक द्वारा भी फैल सकता है सर प्रदूषण। कैसे, उदाहरण देके समझाइए। प्राकृतिक प्रदूषण का उदाहरण दीजिए कोई एक। सर कैसे किसी भी गैस में प्रदूषण, वायु में कुछ फैल रही, कोई गैस फैल रही है, कोई प्रदूषण वाली गैस फैल रही है। गैस कहाँ से आ गई?
पत्थर गिर रहा है, पत्थर गिरता है। कुछ चलो। भी। नीरज जी आप बताइए। सर ये एसिड रेन वगैरह से भी नेचुरल पॉल्यूशन हो सकता है? एसिड रेन नेचुरल है? हाँ सर, और सर वैल्केनो वगैरह से भी हो सकता है? एसिड रेन नेचुरल होती है? सोच के बताओ। वॉल्केनो से हो सकता है, करेक्ट। देखो एसिडिक रेन तो दोनों कारणों की वजह से हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है, या मानवीय गतिविधियों की वजह से भी हो सकती है। नेचुरल केवल एक दशा में होती है, वो जब कोई वोल्केनो इरप्ट हुआ हो। देखो इसमें वोल्केनो इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, ये बड़े क्लियर एग्जाम्पल हैं। वनाग्नि वनों में लगने वाली आग है जो अमूमन गर्मी के मौसम में हमें सुनने को आती है कि वनों में आग लगी, जैसे अभी चिली में लगी हुई है, वहां काफी जान माल का नुकसान भी हुआ उस आग से। अब उससे पहले सुनने में आ रहा था ऑस्ट्रेलिया में लगी। तो वनाग्नि से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड मुक्त होगी, नाइट्रस ऑक्साइड भी मुक्त होती है वनाग्नि से। तो इससे क्या होगा कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होगा, ये स्थिति बनेगी। तो ये नेचुरल कॉजेज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्यावरणीय प्रदूषण दोनों प्रकार से हो सकता है, प्राकृतिक भी और मानवीय क्रियाओं के द्वारा भी, दोनों तरीके से हो सकता है। लेकिन दोनों में अंतर ये है, जो प्रदूषण प्राकृतिक या प्रकृति के द्वारा स्वयं के द्वारा होता है, प्रकृति उसको खुद एब्जॉर्ब करने में सक्षम होती है, प्रकृति उसको खुद एब्जॉर्ब कर लेती है, उसमें इतनी इलास्टिसिटी होती है कि उसको संभाल लिया जाए। लेकिन वो प्रदूषण जो कि मानव के द्वारा जनित है, उसको प्रकृति संभाल नहीं पाती। इसलिए सही मायने में जो प्रदूषण होता है इन रियल टर्म्स, दैट वुड बी बाय कॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। वो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जो है वही जो प्रदूषण है वो आएगा। इसीलिए प्राकृतिक प्रदूषण को प्रदूषण की कैटेगरी में कुछ विद्वान नहीं रखते हैं। क्लियर है? जो बात मैं समझाना चाह रहा था वो समझ में आई? यस। यस सर। ठीक है। हाँ सचिन जी बताइए। सर इसे दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। दोबारा रिपीट करूं? यस सर। इतनी अच्छी लगी? सर ये प्राकृतिक आप बता रहे करो। थे ना, प्राकृतिक मानवीय और एक और था सर। ध्यान से सुनो, पहले मेरी बातें ध्यान से सुनो। अगर मेरी बातें ध्यान से सुनोगे, पूरा ध्यान लगा के, तो वो एक बार में समझ में आ जाएगी, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से नहीं सुनोगे तो वो फिर देखो, प्रदूषण दो प्रकार से हो सकता है, एक मानवीय क्रियाओं के द्वारा और एक दूसरा प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से। जब प्रदूषण मानवीय क्रियाओं के द्वारा होता है, वही प्रदूषण प्रदूषण की कोटि में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, अवशोषित नहीं कर पाती, या उसे समामेलित नहीं कर पाती स्वयं में। क्यों? क्योंकि वो भारी मात्रा में होता है। वो प्रदूषण जो प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा होता है, प्रकृति में स्वयं में अपने आप को रेजुवनेट करने की क्षमता होती है, वो उस रेजुवनेशन की प्रोसेस से उसको संभाल लेती है। इसलिए प्राकृतिक प्रदूषण प्रदूषण की कोटि में नहीं आता। जैसे वनाग्नि से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, जब वनों में आग लगी, वन का विनाश हुआ, लेकिन वन फिर से रीजनरेट हो गया। तो जब वन फिर से रीजनरेट होगा, वो कार्बन को और कैप्चर कर लेगा। तो जो पहले एक परेशानी के रूप में या कार्बन मुक्त हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाद में फिर से एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो इस तरीके से एक सामंजस्य बना रहता है। लेकिन मानवीय गतिविधियों के माध्यम से जो प्रदूषण होता है, वो वास्तव में प्रदूषण होता है। उसके साथ सामंजस्य बिठाना प्रकृति के लिए थोड़ा
मुश्किल होता है, एक लेवल तक ही वो कर पाती है, उससे ज्यादा वो नहीं कर पाती। इसलिए इसी को हम लोग प्रदूषण की कोटि में रखते हैं। ठीक है, लिखो। सामान्यतः प्रदूषण दो प्रकार की क्रियाओं से होता है। जनरली पॉल्यूशन वुड बी ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। पहला, प्राकृतिक गतिविधियों के द्वारा या प्राकृतिक कारकों के द्वारा, ऐसा लिखिए, प्राकृतिक कारकों के द्वारा, ड्यू टू नेचुरल कॉज। और दूसरा, मानवीय कारकों के द्वारा, ड्यू टू ह्यूमन कॉज। ठीक है, प्राकृतिक कारकों में लिख लीजिए अब आगे, ज्वालामुखी उद्भेदन, वॉल्केनो इरप्शन उद्भेदन, भूकंप। अच्छा, भूकंप से कैसे होता है बताओ जरा, अभी तुर्की में आया। सर नेचुरल चीजों का डिस्ट्रक्शन होता है इस चीज से। हाँ, SO2 और रिलीज इसके हो जाती है। भूकंप के समय, हाँ, SO2 रिलीज होती है। SO2 और रेडॉन गैसेस की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। पृथ्वी के अंदर की कुछ गैसें बाहर निकल आती हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट लिखना कंटिन्यूएशन में, चक्रवात, बाढ़ इत्यादि। ठीक है ना, क्योंकि चक्रवात और बाढ़ों से समस्या आ जाती है, वनों के विनाश होता है, तो फिर पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ता है। अच्छा, एक ना लाइटनिंग भी पॉल्यूशन करती है। लाइटनिंग है ना, विद्युत विसर्जन ही होता है ना लाइटनिंग को। हाँ, जो भी आप लिखना चाहें लाइटनिंग में। देखो, लाइटनिंग में नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनती है। जब जब बिजली कड़कती है, ये बिजली गिरती है, उस समय नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनती है, तो ये एक हानिकारक है। अब दूसरा लिखना, मानवीय कारकों के कारण, या मानवीय कारकों के कारण, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। मानवीय कारकों में लिख लो, अत्यधिक ऊर्जा का उत्पादन या अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग, गैसें, कणिकीय पदार्थ, यूज ऑफ हाई डिग्री ऑफ एनर्जी, कणिकीय पदार्थ, कोलाइडल कहते हैं इन्हें, कोलाइडल सब्सटेंसेस, जिन्हें मुक्त मूलक कहते हैं, जो फ्री रेडिकल्स वायुमंडल में घूमते रहते हैं, पीएच पार्टिकुलेट मैटर जिन्हें कहते हैं, पीएम हम लोग, वो कणिकीय पदार्थ हैं। धूल, धुआं, स्मोक, डस्ट एटसेट्रा, ये सब पॉल्यूशन है। ठीक है, मानवीय कारकों से उत्पन्न हो सकता है। मोटे तौर पर देख रहे हैं, बारीकी से इसे आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, अगले पैराग्राफ से लिखना। जी नीरज जी। सर नाइट्रस ऑक्साइड के सर इफेक्ट बताइएगा कुछ जो आपने आगे बताया था। आएगा, ओके सर। अभी देखेंगे, इसमें आगे देखेंगे, हम लोग सारी गैसेस को देखेंगे, इसको नहीं, सबको देखेंगे। देखो, इसमें एक चीज और हम लोग बात करते हैं। कुछ लोगों ने प्रदूषकों को दो भागों में बांटा है। इसमें एक और क्लासिफिकेशन है आगे, इसका क्लासिफिकेशन एक तरीके से और कर सकते हैं। अब ये ह्यूमन क्लासिफिकेशन ही है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो प्रदूषण है, क्योंकि उसी को हम लोग प्रदूषण मानते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, वो भी दो तरीके के होते हैं।
एक प्रदूषक वो हैं जो अपने मूल रूप में बने रहते हैं, इंसान उनको उसी रूप में उत्पन्न करता है और वो उसी रूप में बने रहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में ही उत्पन्न होती है वो और CO2 के रूप में ही बनी रहती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया एटसेट्रा, ये जिस रूप में उत्पन्न होती है उसी रूप में बनी रहती है, इनमें कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए इनको प्राथमिक प्रदूषक या प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। एक होते हैं द्वितीय प्रदूषक, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इसमें वो पॉल्यूटेंट आते हैं जो सीधे तौर पर तो उत्पन्न नहीं होते, बल्कि दोबारा रासायनिक अभिक्रिया होने से उत्पन्न होते हैं, जैसे पैरा एसिटिल नाइट्रेट या ओजोन या सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, ये ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जो सीधे तौर पर अपने आप नहीं बनते, बल्कि कुछ गैसें जो सीधे तौर पर रिलीज होती हैं उनके द्वारा बनते हैं बाद में। जैसे जब नाइट्रस ऑक्साइड NO निकलती है, तब वो सूरज के प्रकाश से क्रिया करके परा एसिटिल नाइट्रेट बनाती है, PAN, पैन। पैन क्या करता है? परा एसिटिल नाइट्रेट ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके लोअर एटमॉस्फेयर में ओजोन को बना देता है, O3 को। लोअर एटमॉस्फेयर में ओजोन एक पॉल्यूटेंट है, इसलिए ये सेकेंडरी लेवल पर आ गया, क्योंकि ये नाइट्रस ऑक्साइड से बना, सीधे तौर पर ओजोन नहीं बनती, या सीधे तौर पर ओजोन नहीं बनी, या सीधे तौर पर पैन नहीं बना। पहले नाइट्रस ऑक्साइड निकली थी, वो एक पॉल्यूटेंट था, उसने पैन का निर्माण किया और पैन ने फिर ओजोन का निर्माण किया। ओजोन क्या करती है हमें पता है, ये जो सूरज का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है या सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है, नीचे नहीं आने देती, नीचे के सोलर रेडिएशन को ऊपर नहीं जाने देती। जब लोअर एटमॉस्फेयर में ये इकट्ठी हो जाती है, तब फिर क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग करने लगती है, क्योंकि जो सोलर रेडिएशन क्रॉस कर गया, नीचे आ गया या इसके नीचे है, वो इसके नीचे ही रहेगा, वो एटमॉस्फेयर में फिर से वापस नहीं जाएगा। सोलर रेडिएशन वो क्या करता है? तापन करने लगता है, ग्लोबल वार्मिंग इसका कारण है। इसलिए लोअर एटमॉस्फेयर में, निचले वायुमंडल में ओजोन एक पॉल्यूटेंट होती है। ये सेकंड नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनाती है। नाइट्रिक एसिड ये बारिश के रूप में नीचे आ जाता है, जो कि जिसको हम लोग एसिडिक रेन कहते हैं। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है। सल्फर डाइऑक्साइड H2O से या वाटर वेपर से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। तो सीधे तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बन रहा, ना ही नाइट्रिक एसिड सीधे तौर पर बन रहा, बल्कि ये सेकेंडरी लेवल पर जनरेट हो रहा है, तो इन्हें हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहेंगे। तो मोटे तौर पर पॉल्यूटेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी वो हैं जिन्हें मानव सीधे उत्पन्न करता है, और सेकेंडरी ये वो हैं जो मानव के द्वारा सीधे उत्पन्न किए गए पॉल्यूटेंट से उत्पन्न होते हैं। तो लिखो, सामान्यतः प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। Generally, pollutant would be of two types. Pollutant would be of two types. पहला लिखना प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। इसमें लिखना ये वे प्रदूषक हैं जो अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं। These are those pollutants who generate pollution, which generate pollution
in their primary nature, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अमोनिया इत्यादि। नाइट्रस ऑक्साइड भी लिख लीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा वैसे तो NO, ठीक है। कणिकीय पदार्थ भी लिख लीजिए, पार्टिकुलेट मैटर। एक कणिकीय पदार्थ निकलते हैं, सीधे तौर पर निकलते हैं डीजल वाले गाड़ियों से और बाकी धुएं की चिमनियों से। नेक्स्ट लिखिए, दूसरा द्वितीय प्रदूषक, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। देखो ये वो प्रदूषक हैं जो प्राइमरी प्रदूषकों के निकलने के बाद निकलते हैं या उनकी मदद से निकलते हैं। तो लिखेंगे सामान्यतः ये वो प्रदूषक होते हैं, सामान्यतः ये वो प्रदूषक होते हैं जो कि प्राथमिक प्रदूषकों की विभिन्न अंतःक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। प्राथमिक प्रदूषकों की विभिन्न अंतःक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। These would be those pollutants which generate by inner reaction of primary pollutants, जैसे PAN, PAN, पैन कैपिटल में लिखेंगे, इसे फुल फॉर्म लिखेंगे इसकी, para एसिटिल नाइट्रेट, PARA, para एसिटिल नाइट्रेट। इसे कहीं कहीं पर परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट भी लिखा मिलेगा आपको, एक ही बात है। नेक्स्ट ओजोन, नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी एक मिनट, सल्फ्यूरिक एसिड लिखिए, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि, ठीक है। यहां तक समझ में आया? बताओ, क्लियर है ये? बताओ, क्लियर है? यस सर। यस सर। किसको क्लियर नहीं है वो बताओ, फिर समझाऊंगा। चलो नेक्स्ट लिखो, अगले पॉइंट से लिखो। अब इनके टाइप देख लेते हैं, पॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं, हम कितने टाइप्स को पढ़ेंगे। तो अगले पॉइंट में लिखो प्रदूषण के प्रकार, द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण सबसे पहले, एयर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन या एडेफिक पॉल्यूशन। इसमें मृदा का टेक्सचर और कंपोजिशन सब बदल जाता है। नेक्स्ट ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन। नेक्स्ट रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन।
नेक्स्ट विद्युत चुंबकीय रेडिएशन पॉल्यूशन, ऐसा लिखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पॉल्यूशन। ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण। पहले वाले को हिंदी में बोलना, जो भी बोला था इससे पहले। सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, ठीक है, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण या सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। इससे पहले वाला था विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रदूषण, ठीक है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट ताप प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन, ताप प्रदूषण। अच्छा, आपने तापदीप सुने हैं? नहीं भाई, तो लेफ्ट हो गए क्या?
हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है यस सर, सर। आ रही है। पता नहीं वो मेरा नेटवर्क में कोई दिक्कत हो गई जिसकी वजह से क्लास बीच में रुक गई। अपना माइक ऑफ करिए, किसी का माइक ऑन है? संजय जी आपका माइक ऑन है। चलिए शुरू करते हैं। ताप प्रदूषण। नेक्स्ट लिखिए ई अपशिष्ट प्रदूषण। नेक्स्ट लिखिए इसमें ई अपशिष्ट प्रदूषण, ई वेस्ट पॉल्यूशन। नेक्स्ट प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक पॉल्यूशन। और लास्ट लिखिए जैव प्रदूषण, बायो पॉल्यूशन। ठीक है, ये इतने टाइप का पॉल्यूशन होता है जो कि सामान्यतः देखा गया है। हम लोग इसे पूरा करेंगे। अच्छा, हीट आइलैंड का बता रहा था। देखो, जो जहां पर थर्मल पावर स्टेशन होते हैं जनरली, वहां देखने में ये आया कि उसके आसपास का जो एरिया है थर्मल पावर स्टेशन का, वो गर्म रहता है ज्यादा, क्योंकि भारी मात्रा में वहां पर ऊष्मा निकल रही होती है, जिसकी वजह से वो एरिया गर्म रहता है। या बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज के आसपास का एरिया गर्म रहता है, क्योंकि बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पक्की संरचनाएं ज्यादा होती हैं। पक्की संरचनाओं से जो सोलर रेडिएशन है वो टकरा के और वापस फैल जाता है, वापस निकलता है। एब्जॉर्ब नहीं कर पाती पक्की संरचनाएं, जैसे जो भी कंस्ट्रक्शन है, जितना भी पक्का रोड है, सब चीजें हैं, तो वो उसको वापस लौटा देती हैं। इसलिए वो पूरा पूरा जो एनवायरमेंट है वो गर्म रहता है। तो इस वजह से बड़े शहरों के आसपास का जो एरिया है वो दिन में तो गर्म होता है, और रात को फिर दिन भर हवा गर्म हुई और गर्म हवा होके ऊपर उठी, शाम को वो उस क्षेत्र के ऊपर इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से वो पूरे का पूरा एरिया एक हीट आइलैंड में कन्वर्ट हो जाता है। मेट्रोपॉलिटन के आसपास के क्षेत्रों का तापमान इसीलिए कम देखने को मिलता है, और मेट्रोपॉलिटन एरियाज का तापमान ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता वगैरह। तो ये हीट आइलैंड की कॉन्सेप्ट है। ये हीट आइलैंड क्या करता है? ये एक्सट्रीम वेदर को प्रोड्यूस करने का काम करता है, एक्सट्रीम वेदरिंग की कंडीशन को बुलाने का काम करता है, उसमें सपोर्ट करने का काम करता है हीट आइलैंड। ठीक है, चलो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, हीट आइलैंड को भी। देखो, जितने टाइप के मैंने पॉल्यूशन आपको लिखवाए, हम लोग इतने टाइप के पॉल्यूशन को देखेंगे। इसमें सबसे पहले वायु प्रदूषण को देखेंगे, तो अगला हेडिंग डाल लीजिए इसमें, वायु प्रदूषण। ठीक है, लिखिए इसमें इसकी वायु प्रदूषण की परिभाषा लिखिए। जब मानवीय कारकों की वजह से वायुमंडल की प्राकृतिक गैसों का संगठन, वायुमंडल की प्राकृतिक गैसों का संगठन बदल जाता है, बल्कि इसको लिखिए अवांछित रूप से बदल जाता है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते बदले, लेकिन फिर भी बदल जाता है, अवांछित रूप से बदल जाता है। इस प्रदूषण को वायु प्रदूषण कहते हैं। इस प्रदूषण को वायु प्रदूषण कहते हैं। when due to human activities the natural composition of gases has been changed it is known as air pollution.
is known as air pollution. ठीक है, अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से भी वायुमंडल का संगठन प्रभावित होता है। ड्यू टू सम natural process, the composition of air changed. इस प्रकार एंड सो वायु प्रदूषण के दो स्रोत हैं। There are two resources of air pollution, या there are two causes of air pollution. पहला लिखना इसमें ए प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स, यस नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत में लिखिए सबसे पहला वनाग्नि से, बाई फॉरेस्ट फायर, बाई फॉरेस्ट फायर। देखो जब वनाग्नि होती है तो दो तीन गैसें निकलती हैं, इनको याद रखना है वनाग्नि से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, आई हैं एग्जाम में और आने की भी संभावना है, क्योंकि आजकल ये घटनाएं बहुत हो रही हैं, वनाग्नि वगैरह, फॉरेस्ट फायर। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, एवं राख के कण आदि, एवं राख के कण ज्वालामुखीय उद्गार से, फ्रॉम या बाई वॉल्केनिक इरप्शन। देखो वॉल्केनिक इरप्शन से सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये दो प्रमुख रूप से निकलती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है कभी कभी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कभी कभी निकलती है, लेकिन सल्फाइड जरूर निकलती हैं। नेक्स्ट, पेड़ पौधों के सड़ने गलने से, पेड़ पौधों के सड़ने गलने से, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स, डैश करके लिखना, अमोनिया NH3, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नेक्स्ट मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, देखो अच्छा इसी में ही लिखो कुछ और भी, इसी में लिख लो, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है। जब जीव जंतु सड़ते गलते हैं तब सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है। ये तो पेड़ पौधों के सड़ने गलने से। नेक्स्ट लिखो जीव जंतुओं के सड़ने गलने से, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स, जीव जंतुओं के सड़ने गलने से। देखो ऊपर जितनी निकल रही हैं ये तो निकलेंगी ही, इसके साथ साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, ये और निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड और लिख लीजिए इसमें। ठीक है,
जी सचिन जी, क्या क्वेरी सर है पेड़ आपकी? सर पेड़ पौधों में हाइड्रोजन भी थी क्या? पेड़ पौधों में हाँ, सड़ने हाइड्रोजन, गलने से। जी। पेड़ पौधों के हाइड्रोजन। सड़ने गलने से नहीं, नहीं हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन निकलती है क्या पेड़ पौधों के सड़ने गलने से? सर वो बूझ मीथेन है, वही। मीथेन है, जी जी कार्बन जी। डाइऑक्साइड है। हाइड्रोजन मुक्त रूप में नहीं निकलती, हाइड्रोजन मुक्त रूप में वायुमंडल के ऊपरी संगठन में पाई जाती है, वैसे नहीं पाई जाती। ओके सर। ठीक है, चलो इसको ना यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में इससे आगे करेंगे। मेरा नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और ये आ जा रहा है, बार बार दिक्कत कर रहा है। कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लीजिए। हाँ जी, अदिति जी आप बताइए। सर ये ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन सी गैसें बताई थी, एक बार ये रिपीट कर दीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो पानी में नीचे, पृथ्वी के नीचे सल्फर पाई जाती है, और सल्फर जब पानी से वाटर वेपर से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाती है या सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। तो फिर वॉल्केनिक इरप्शन में, क्योंकि वाटर वेपर भी होती है, भाप भी निकलती है, ये भी निकलती है। ठीक है। ठीक है सर। और कोई क्वेरी है किसी की?